न पाकिस्तान में कुछ पाक है और ना ही शहबाज शरीफ कोई शरीफ आदमी। अब इस बात पर दुनिया में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और आज बात करेंगे पाकिस्तान की शहबाज सरकार की। पाकिस्तान में कहने को तो शहबाज शरीफ की सरकार है, लेकिन वो अब बेकार हो गए हैं, यानी सरकार उनकी बेकार हो गई है। पाकिस्तान में असल में सेना ही सरकार चला रही है, ऑफिशियल है ये। इस बात से पाकिस्तान की आवाम भी वाकिफ है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का गेम ओवर हो चुका है, ऑल आउट। कट्टे की नोक पर फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर अब खुलकर गाना गा रहे हैं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। पाकिस्तानी सेना के हाथों की कठपुतली बने शहबाज शरीफ गुनगुना रहे हैं, पाकिस्तान में सत्ता किसी के पास भी हो, लेकिन ताकत सेना के हाथ में ही होती है। दखल और रुतबा फौज का ही रहा है। अगर कोई इस बात से इनकार करता है तो वो गलत है, बेवकूफ है। ये लाइनें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले साल कही थी। पाकिस्तान में दबी जुबान में कई बार ये सच्चाई सामने आ चुकी है। पाकिस्तान का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सेना के आगे सरेंडर हो गए हैं। देखिए, उनकी सरकार सरेंडर हो चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान के 78 सालों के इतिहास की बात करें तो यहां ज्यादातर सैन्य तानाशाहों को जो है वो तानाशाही रही है। इसके अलावा जब भी पाकिस्तान में कोई सरकार चुनकर आई तो सेना ने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि यहां सेना ही तय करेगी कौन पीएम होगा और कब तक रहेगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक परस्त पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है और साफ हो चुका है कि शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान की सेना के हाथों की कठपुतली बन गई है, यानी जैसे चाहें वैसे नचा रही है। अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस बात को कबूल किया है। जेल में बंद इमरान खान की सरकार ने, उस सरकार देखिए उनके लोगों ने और उन्हें स्वयं आईना सरकार को दिखा दिया है। इमरान खान ने कहा है कि वो पाकिस्तानी सेना के साथ बातचीत करना चाहते हैं। सवाल है कि इमरान खान क्यों सेना से बात करने की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने साफ कहा है कि पीएमएलएन की कठपुतली सरकार के साथ बातचीत करना बेकार है। शहबाज मुनीर के तकरार के बीच क्या इमरान खान का रास्ता साफ हो गया है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर क्या शहबाज शरीफ का गेम ओवर कर चुके हैं, यानी पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की राजनीतिक की जो है करियर जो है उसका दी एंड होने वाला है क्या? इसी मुद्दे पर हम करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ बातचीत। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पे वो मेहमान भी आएंगे। लेकिन आखिर पाकिस्तान में आसिम मुनीर को जिस तरीके से प्रमोशन मिला है, वो भी ये जो युद्ध हार गए हैं, ये लेकिन आप सोचिए कोई भी ऐसा देश नहीं जहां पर वहां के आर्मी चीफ को प्रमोशन मिले 4 स्टार से सीधा भाई फील्ड मार्शल बना दिया जाए। 4 स्टार जनरल सबसे ऊपर और उसके बाद सीधा फील्ड मार्शल, और वो भी युद्ध में हारने के बाद, युद्ध में परास्त होने के बाद ये सारी चीजें। अब चलिए अपने मेहमानों के पास चलते हैं, उनके साथ हम ये प्रश्न रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे तमाम मेहमान जो कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। साथ ही साथ हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी है, डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त आलोक वत्स हैं, नेता बीजेपी के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ यहाँ पर साझा किया है। सबसे पहले माथुर साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा। इमरान खान ने अब साफ कर दिया है कि मैं बात करूँगा तो केवल भाई मैं फौज से बात करूँगा, क्योंकि भाई जो सरकार है वो तो कठपुतली है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतना ओपनली वो जो कह रहे हैं, क्या वो खुद को बचाने के लिए कह रहे हैं कि या फिर केवल हकीकत बता रहे हैं? और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो क्या उनको कुछ फ़ायदा होने वाला है? शिवम, देखिए पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा, मैं कहीं बाहर हूं तो मेरा थोड़ा सा फ्रेम बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है और मेरा टर्नआउट भी ठीक नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए पाकिस्तान, हम पहले भी कई दफा इस बारे में बातचीत कर चुके हैं शिवम। पाकिस्तान जो है वो अभी कोई नई बात नहीं है, हमेशा से पाकिस्तान सेना की गिरफ्त में रहा है। सेना ने या तो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर रूल किया है या इनडायरेक्टली उन्होंने कठपुतली सरकारें बना करके रूल किया है। आपको ये बात हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया इतिहास में, कोई भी। और सबसे मेरे ख्याल से इमरान खान उसके काफी नजदीक पहुंच गए थे, वो भी हटा दिए गए। ये बिल्कुल साफ तौर पे इस बात को बताता है कि पाकिस्तान में सत्ता किसी के पास भी रहे, बागडोर सेना के पास रहती है। और अभी मुनीर साहब का जो
विचार है। अब जैसे कि पाकिस्तान के जो इमरान खान जो थे वो जेल में क्यों गए थे, इमरान खान को क्यों उन्होंने साइडलाइन किया, क्यों इमरान खान को इलेक्शंस को रिग करके हरवाया गया? वो इसलिए कि इमरान खान ने कहीं ना कहीं आर्मी के अफेयर्स में थोड़ी इंटरफेरेंस शुरू कर दी थी। आईएसआई का चीफ कौन बनेगा, क्या होगा, कौन कहां जाएगा, 2-4 बार उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश करी और उनको सही जगह बैठा दिया गया, और वो है जेल। अब इमरान खान का जो कहना है वो इसलिए नहीं कि उनको उनको शहबाज से कोई वो लेना देना है, उनको पता है कि अगर उनको जिंदा रहना है, मैं आगे फर्दर करियर प्रोस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं कर रहा हूं शिवम, अगर उनको जिंदा बच के रहना है तो उनको असीम मुनीर के बारे में और असीम मुनीर के कसीदे पढ़ने पड़ेंगे। और यही वजह है कि वो कहते हैं कि भाई शहबाज शरीफ तो सबको मालूम है कि वो बिल्कुल कठपुतली सरकार है, इसलिए इमरान खान ने कहा है कि वो बात करेंगे तो असीम मुनीर से करेंगे। ये इसी असीम मुनीर को उन्होंने थोड़ा साइडलाइन करने की कोशिश की थी और इस वजह से वो आज जो पिछले कुछ दिनों से भुगत रहे। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान का जो सोच विचार है, इन्होंने ये प्रमोशन क्यों अपने आप को दे दिया? दो मेन चीज है। एक तो फील्ड मार्शल की जो रैंक होती है वो जीवन पर्यंत होती है, वो रिटायर कभी नहीं होता फील्ड मार्शल, वो लाइफ लॉन्ग रैंक होती है। तो ये इन्होंने पूरा जो ड्रामा करा है पहलगाम से लेकर के और चकलाला तक, वो ड्रामा सब इसीलिए हुआ था कि वो चाहते थे कि किसी ना किसी प्रकार से वो जीवन पर्यंत यहां पर लीडर बने रहें, और वो उन्होंने कर लिया। दूसरा, पाकिस्तान की आर्मी की इमेज पाकिस्तान की आवाम के अंदर कहीं ना कहीं एक डेंट खा रही है, और पाकिस्तान आर्मी सर्वाइव भी इसलिए कर पा रही थी अभी तक क्योंकि उन्होंने आवाम को बरगलाकर ये आवाम को कन्विंस कर रखा था कि अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो पाकिस्तान की आर्मी है, अगर पाकिस्तान को कोई कश्मीर दिला सकता है तो वो पाकिस्तान की आर्मी है। और इसलिए आज परिस्थिति जब पाकिस्तान की आर्मी को बदहाल देखा है तो उनको ये सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ी है शिवम कि वो प्रमोशन दे दें उनको, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई हमारी आर्मी जीत के आई है, इसलिए जनरल मुनीर साहब को प्रमोशन दे दिया। लेकिन उन्होंने तो खुद प्रमोट किया है माथुर साहब। ये वहां तो सब वही करते हैं, सब कुछ करने वाले वही है। हाँ। लेकिन अब आप देखेंगे शिवम, जो जिस प्रकार से चारों तरफ से पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आवाम उनको घेर रही है, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओजे, गिलगिट बाल्टिस्तान, हर जगह आवाज उठ रही है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। एक बात मेरे को ऐसा लगता है शिवम कि बहुत जल्द आपको एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, या तो कोई और कठपुतली लाके बैठा दी जाएगी शहबाज शरीफ की जगह पर, और या फिर असीम मुनीर साहब अयूब खान की तरह चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन के और पाकिस्तान की सत्ता को कब्जा लेंगे। ये मेरा मानना है। ये आपके दो आपने ऑप्शंस दिए कि या तो फिर डिक्टेटरशिप की ओर या फिर कोई एक और दूसरा पपेट। चलिए देवनाथ साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एक तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में फौज ही सरकार चलाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसा भी कहा जाए, लेकिन फिर भी वहाँ पर कहने को तो एक पूरी संसद है, कहने को तो पॉलिटिशियंस हैं, और अगर ये पॉलिटिशियंस भी हैं तो ये कहीं ना कहीं उनका फौज से कोई ऐसा लिंक ज़रूर निकल आता है कि भाई पहली बात तो ये पंजाबी होंगे, पाकिस्तानी पंजाबी होंगे, मुसलमान होंगे, वही कट्टरपंथ होगा, और दूसरा कनेक्शन निकल आता है करप्शन में कि दोनों अव्वल दर्जे के दोनों करप्ट होने चाहिए तभी दोस्ती होगी, और पैसे का मामला तो यहाँ पर रहता ही रहता है। देवनाथ साहब, किस तरीके से आप इसको समझते हैं? इमरान खान अपनी जान बचाने के लिए ये बातें कर रहे हैं या फिर केवल आईना दिखा रहे हैं, वो डर से ऊपर उठ चुके हैं कि उनको पता है कब कुछ होने वाला नहीं है उनका? शिवम, पाकिस्तान में होता क्या है, जैसे भारत में एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी इच्छा होती है डॉक्टर्स बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। कुछ बच्चे कहते हैं बड़े होके वो आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में माहौल ऐसा है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो कहते हैं कि हम बड़े होके आर्मी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको कुछ अंदेशा, जब तक पाकिस्तान में एक बच्चा 14 साल 16 साल का होता है उसको एक आइडिया हो जाता है कि भविष्य में अगर इज्जत चाहिए यानी पावर चाहिए तो फौज ज्वाइन कर लो। तो वहां पे चाहे जवान हो, चाहे जेसीओ हो या अफसर हो, बिल्कुल, उनकी बहुत खास इमेज होती है
सर्विस के दौरान, रिटायरमेंट के बाद भी। अगर आप पाकिस्तान में किसी गांव में चले जाएंगे, पूरे गांव को पता होगा कि किसका भाई फौज में है या किसका बेटा फौज में है। तो जिसका भाई फौज में है वो बहन बहुत फक्र और इज्जत के साथ गांव में दिखी जाती है। अगर किसी का बेटा फौज में है तो उस पिताजी को बहुत इज्जत मिलती है, उस गांव में बहुत शोहरत मिलती है। वो इसको कुछ एक फॉर्मल रूप भी दे देते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम में उसको, जवानों को भी काफी पैसा, काफी रुतबा, काफी घर, गाड़ियां, जमीन दे देते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में इसलिए फौज की थोड़ी ज्यादा वैल्यू है। अब एक और चीज मैं जो बताना और कोई प्रोफेशन ढंग का है भी तो नहीं देवनाथ साहब कि भाई कोई और प्रोफेशन ऐसा हो कि भाई जो प्रॉमिसिंग हो करियर, यहाँ पर कि भाई 100 एकड़ जमीन किसी और प्रोफेशन में तो नहीं मिलती। कोई भी दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां पर आपको जमीन का कोई सीमा नहीं है और पैसे करप्शन की कोई सीमा नहीं है, और बातें ऐसी करते हैं कि जैसे पूछिए मत इनसे, ईमानदार कोई ना हो। जी हाँ शिवम जी, आपने सही फरमाया। क्या होता है कि कुछ कौम अपने को मार्शल कौम बता देती हैं कि हम तो 1000 साल से लड़ते रहे हैं, 500 साल से लड़ते रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है अपने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी में फंस गया है। जैसे कुछ कौम होती हैं वो इस चीज में प्राइड लेते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे कौम है। कुछ लोग, कौम ऐसी होती है वो प्राइड लेती है कि वो बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व में है। कुछ कौम ऐसी होती है वो कहते हैं कि हमारे यहाँ साइंटिफिक फर्वर पे ज्यादा जोर दिया जाता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में वो अपने को पता नहीं कैसे मार्शल समझते रहे, खासतौर से जो सुन्नी पंजाबी तबका है जिनका लड़ने से कोई लेना देना नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ ये 1000 साल से मुझे लगता है देवनाथ सर ये अपनी परेशानियों से लड़ रहे थे, गरीबी से, गुर्बत से लड़ रहे थे। ये उसको लड़ाई मानते हैं कि भाई बहुत बड़ी जंग इनकी तरफ से की गई। मैं बाकी पर भी एक रिएक्शन फटाफट लेता हुआ चलूं, आपके पॉइंट को भी मैंने लिया। संजय श्रीवास्तव जी, आपसे भी एक रिएक्शन यहां पर कि भाई पाकिस्तान की सेना सर्वे सर्वा है, सब कुछ वहां पर कर रही है, ये बात जग जाहिर है। लेकिन इमरान खान की तरफ के साथ जो रिलेशन है भाई आसिम मुनीर का, जिस तरीके से माथुर साहब ने कहा कि भाई लाने वाले भी यही और हटाने वाले भी यही और साथ निभाने वाले भी यही, धोखा देने वाले भी यही, तो अब क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये प्रश्न है कि भाई आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। ये आसिम मुनीर की बात की जाए और इमरान खान की, क्या इमरान खान को बेल आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे? देखिए शिवम जी, मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि जो पाकिस्तान की जो सेना के ऊपर जो दबाव है इस समय वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की सेना के लिए जो चैलेंजेस हैं वो और अधिक गहरे होते जा रहे हैं। उनको जख्म तो पहले ही से मिले थे और उसके ऊपर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा जख्म भारत के साथ, एक महाशक्ति के साथ जो है जंग करके और जो एक कायराना हमला करके ले लिया है। तो इस नए भारत ने तो उनको पूरी तरह से और भी अधिक दबाव में डाल दिया है। लेकिन वो पहले से ही काफी दबाव में, तनाव में, भय में, आशंकाओं में जी रहे थे। और ऐसे में उन्होंने एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत भारत को की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसका कोई फायदा होगा नहीं। ये जरूर हुआ है कि वो जनरल से फील्ड मार्शल बन गए हैं। और इस बात की भी संभावना, मैं माथुर साहब से बिल्कुल सहमत हूँ और बहुत ही इंसाइटफुली उन्होंने बताया कि जैसे जैसे वहां पर स्थितियां बिगड़ेंगी वैसे वैसे सेना और अधिक अपने आप को असर्टिव और एग्रेसिव तरीके से पेश करेगी। और उसका जो सत्ता पे जो कंट्रोल जैसे जैसे छूटेगा वहां पर वो फिर से उसको असर्ट करने के लिए वो तख्ता पलट कर सकते हैं। फिर से वहां पर एक कू हो सकता है, इस बात की प्रबल संभावना मैं देखता हूं। और लेकिन चाहे वो पर्दे के पीछे से शासन करें या पर्दे के सामने से शासन करें, स्थितियां पाकिस्तान की बहुत दयनीय है। और जैसा कि हम कल ही आपके शो में डिस्कस कर रहे थे कि ये जो पाकिस्तान की सेना है वो सीधे सीधे अब हमलों का शिकार हो रही है। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, चाहे वो BLA BLF हो, वो सेना के काफिलों को उड़ाते हैं, पुलिस फोर्सेस पे हमला करते हैं और उनका जो लक्ष्य है वो पूरे पाकिस्तान पे शासन करने का है। या बलूचिस्तान की बात करें, BLA की बात करें तो वो एक अलग राष्ट्र बनाने का है। तो अब पाकिस्तान की सेना अपनी स्किल्स को अगर वो सोच रही थी कि अब बचा के रख लेंगे और अपना एग्रेसिव असर्टिव बिहेवियर दिखा करके सब कुछ अपने कंट्रोल में रखेंगे, तो होने वाला नहीं है। और ये जो स्थितियां और अधिक बिगड़ती जानी है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, और जाहिर है कि वो फील्ड मार्शल ही हैं, मैं उनको फील्ड मार्शल ही कहता हूँ। और ये जो उन्होंने एक उपाधि ले रखी है, फेल्ड ऑन फील्ड मार्शल, श्रीवास्तव साहब, फेल्ड ऑन फील्ड मार्शल यानी फील्ड मार्शल आप
बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन फील्ड मार्शल कह सकते हैं। हाँ, लेकिन एक संजीव श्रीवास्तव जी, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि यूएस मिलिट्री ने रिपोर्ट दी है भाई न्यूक्लियर स्टॉकपाइल जो बढ़ रहा है पाकिस्तान का। अब भाई अब अमेरिका पर उतना भरोसा तो हमें नहीं रहा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी मानता है। ये सब कुछ उस दौरान हो रहा है कि जिस समय हमने युद्ध हुआ, एक छोटा युद्ध कह लीजिए इसको, लेकिन ये प्रहार हमने इतने करे कि वो युद्ध को झेल नहीं पाए पाकिस्तान वाले और सीज फायर के लिए वो आगे आ गए। लेकिन अब वो खुद को फील्ड मार्शल बना के कोशिशें बहुत कर रहे हैं, अभी भी ये जो है ये सांप मरा नहीं है। श्रीवास्तव साहब देखिए, अगर पाकिस्तान के लिए कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है तो वो जो पाकिस्तान के अंदर के जो भस्मासुर उन्होंने पाल रखे हैं, जो बड़े बड़े आतंकी संगठन पाल रखे हैं, वही उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और ये जो भस्मासुर है उन्हें एक दिन जलाएंगे। हिलेरी क्लिंटन के शब्दों में अगर कहें तो बहुत पहले उन्होंने कहा था, पाकिस्तान की यात्रा के दौरान ही उन्होंने कहा था, पाकिस्तान की टेरिटरी में रहते हुए उन्होंने बहुत ही इंसाइटफुली बताया था कि यदि आप अपने बैकयार्ड में जहरीले सांप पालोगे और सोचोगे कि सिर्फ पड़ोसियों को ही जाके डसेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये सांप आपको भी डस सकते हैं। और भारत ने उन सांपों का इलाज करना ढूंढ लिया है। भारत तो इलाज करना जानता है कि उस सांपों को कैसे उनका फन कुचला जाता है, लेकिन पाकिस्तान ये संभाल नहीं पा रहा है जैसे सांप। और ये जो भस्मासुर फ्रैंकेनस्टाइन जो जहरीले सांप हैं, ये पाकिस्तान को जलाएंगे। और ये पाकिस्तान के हुक्मरान यदि भारत को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं तो उनसे अधिक मैं कहूंगा कि स्टुपिडिटी और दूसरे किसी शासक में नहीं हो सकती, जिस तरीके की पाकिस्तान के हुक्मरानों की सोच है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बेहतर हो कि पाकिस्तान अपने आंतरिक जो शत्रुओं के बारे में सोचे। भारत कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तब तक नहीं बनेगा जब तक कि आप भारत के साथ गलत व्यवहार नहीं करोगे। गलत व्यवहार करोगे तो उन आंतरिक मुद्दों से, उन आंतरिक आतंकवादियों से एक तरीके से बिल्कुल एक ऐसा रिश्ता है, शादी जैसा रिश्ता है कि वो उससे पल्ला जो है वो छुड़ा नहीं सकते। अब इनका तलाक होगा कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाकिस्तान आतंकवाद, ये एक रिश्ता ऐसा जुड़ा हुआ है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल प्रयास लगता है। लेकिन चलिए, भारत ने तो साफ साफ कर दिया है कि पानी हमने रोक दिया है, आगे उनकी मर्जी, कब तक वो प्यासे मरना चाहते हैं, कितनों को मारना चाहते हैं। आलोक वत्स जी मेरे साथ हैं। आलोक वत्स जी, अब राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसको समझना हो, कहीं किसी देश में ऐसा भी नहीं होता, इतना भी नहीं होता कि प्रधानमंत्री को आप जेल में रखें और इतने लंबे समय तक जेल में रखें, और उन पर गोली भी चलाई जाती है, उनको मारने का प्रयास भी किया जाता है, वो सब चीजें उन्होंने देखी। लेकिन पाकिस्तान में क्या गलती कर दी इमरान खान ने कि भाई वो अब जीवन भर वो जेल में ही रहने वाले हैं क्या? हाँ, देखिए शिवम जी, हालांकि बाय प्रोफेशन में डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कुछ मैं मेडिकल टर्म्स, सोशल वर्कर होने के नाते बहुत से लोगों का इलाज वगैरह कराने के दौरान मुझे कुछ चीजें पता लगी हैं एक्सपीरियंस से। कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में है तो वो क्यूरेबल है, सेकेंड स्टेज में है तो भी कुछ दिनों तक उसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर वो फोर्थ स्टेज में पहुंच जाए, जिसको मेडिकल टर्म में मेटास्टेसिस बोलते हैं, बिल्कुल, तो वो कुछ महीनों के लिए ही, चाहे डॉक्टर कुछ भी एफर्ट कर ले, आप कितने भी पैसे लगा दीजिए, आप कहीं भी इलाज करवा लीजिए दुनिया में, यू आर देयर फॉर सम टाइम एंड योर डेथ इज इनेविटेबल। तो पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू दिस मेटास्टेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। देयर डेथ इज इनेविटेबल, बिल्कुल, बाय देयर ओन डीड्स। उनके अपने कर्मों की उनको फल मिलेगी। जिस तरीके से वहां 1900, आप अभी मेरे एक्सपीरियंस डिफेंस के एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि वहां पर सेना का ये राज है, वो रहे। सेना का राज तो देवनाथ जी 1958 से है, 1958 से है, और उसके बाद शिवम जी ये दौर कभी थमा ही नहीं। बिल्कुल, एक ही आदमी था जो 5 साल पूरा करने के लगभग आया था, वो था इमरान खान। He was about to complete 5 years in tenure, but वो भी उसको नसीब नहीं हुआ। और कमोबेश यही हालत बगल के बांग्लादेश का भी है। वहां भी सेना और यूनुस में टक्कर स्टार्ट हो गया है। They both are in plain and simple words pawns। ये अमेरिका के हाथ के प्यादे हैं। सेंट मार्टिन बांग्लादेश ने दे दिया, वहां वो अपना बेस बनाएगा। अमेरिका चाइना को थ्रेट के लिए, पाकिस्तान ने पहले से उसका अड्डा बना हुआ है। ठीक है। और पाकिस्तान ने आतंकवादियों के साथ मिलकर
जो भारत को या अन्य देशों को, अमेरिका तक भी पहुंच गए थे ना, ये बिन लादेन को भी तो इन्होंने ही प्रश्रय दिया था। दाऊद इब्राहिम तो आज तक इन्हीं के यहां पल रहा है। तो इनकी जो ख्वाहिश थी कि हम इनके थ्रू जल्दी से कैप्चर कर जाएंगे, वो नहीं हुआ। और अब आतंकवाद इनके यहां पैरेलल विद द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विद ISI एंड द मिलिट्री। तो हमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह स्वतः अपने मेटास्टैटिस से खुद को मौत की तरफ दिन प्रतिदिन धकेल रहा है। महंगाई का क्या आलम है, बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। किस रेट पर आटा बिक रहा है, किस रेट पर अंडे बिक रहे हैं, किस रेट पर सब्जी बिक रहा है, बिल्कुल, और किस रेट पर लड़कियां बिक रही हैं। 2-2 हजार में बांग्लादेश में निकाह हो जाती है शिवम जी, इट्स अ फैक्ट, पता कर लीजिएगा। और बेहद चिंताजनक है जिसकी बात हम कर रहे हैं कि भाई जो हालात हैं वहां पर, और पाकिस्तान में भी कोई स्थिति जो है, और खास तौर पर जो कि वहां पर गैर दूसरे मजहबों के हैं। मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं किया था। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। निजामुद्दीन के सामने पहले जंगल था, वहां पर एक छोटा सा ढाबा था, इट वॉज फेमस फॉर इट्स फूड। तो मैं वहां एक बार गया, अब नहीं है, अब वो सब डिसमेंटल हो चुका है। तो मैं वहां गया था खाना खाने, बाहर में ही वो खिला रहे थे। तो एक पेड़ के नीचे एक बस लगी थी और 2 बुढ़े थे वहां पे, ऐसे खांस रहे थे जो शायद अभी दम तोड़ देंगे। ठीक। उनके बगल में एक लड़की थी 16-17 साल की, दोनों के साथ, और दोनों के हाथ में बच्चा था। तो मैंने वो होटल वाले से पूछा, ये कौन लोग हैं जो इस पेड़ के नीचे रह रहे हैं? बोला सर ये बांग्लादेश से आए हैं, निजामुद्दीन में जो भी करने आए हो, सजदा या प्रेयर। तो मैंने कहा इनके साथ वो लड़की कौन है, बच्चा कौन? बोला ये इसकी बीबी है। दैट गाय वाज ऑलमोस्ट 90 इयर्स, बताइए, 85 से ऊपर, एंड ही हैड अ 17-year-old गर्ल एज हिज वाइफ। तो मैंने उससे पूछा ये क्या है? बोला साहब ये 2000 में 1700 में खरीद लेते हैं। ये आलम है पाकिस्तान, ये बांग्लादेश का। और पाकिस्तान में भी अब जिस तरीके के हालात हैं, त्राही त्राही कर रही है। होम मिनिस्टर इज नॉट सेफ इन हिज होम। बिल्कुल, उसका घर जला रहे हैं वहां के आम आदमी, और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अब इससे ज्यादा कैन यू इमेजिन डूइंग दिस इन इंडिया विद अमित शाह, कि उनका घर जला दे? नहीं, ठीक है। मैं ये बात है कि भाई उनका पानी इस तरीके से रोका गया और उनको ऐसा झटका लगा है, और जो अनरेस्ट है वो उन्हीं की गलतियों के चलते अब उनको सजा दी जा रही है। आलोक साहब, है ये एक सजा जो उनको मिली है, अब वो लंबे समय तक इसको झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे, और वहां पर अब कर्मों की सजा शिवम जी, कर्मा की सजा मिल रही है। कर्मा जो है वो कर्मा उनको मिला है, और ऐसा सजा जो है वो लगातार आगे बड़ा होता जाएगा, विकराल रूप। जैसा कि आपने कहा कैंसर, ये सजा भी कैंसर रूप की। चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो जो पानी रोका है, वो जो पानी रोका है वो न्यूक्लियर बॉम्ब का ही काम कर रहा है। उसकी रेडिएशन जिस तरीके से कल भी हमने चर्चा करी थी, वो फैलता हुआ ही यहां पर जा रहा है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण है कि भाई इमरान खान का फ्यूचर क्या होने वाला है। ये इमरान खान को क्या कोई यहां पर कुछ मिलेगा, उनको जेल से राहत मिलेगी? माथुर साहब, आपको लगता है ये वो इमरान खान है जो, देखिए आपको याद होगा विंग कमांडर अभिनंदन के समय में ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, ये इन्होंने भी अपनी हार को छिपाया, इनको भी डर था कि भारत जो है हमला कर देगा। ये वही वक्त है, आपको याद होगा, जब इनके संसद में बताया जा रहा था कि कैसे जो आर्मी चीफ हैं बाजवा, उनके माथे पर पसीना था, हाथ पैर कांप रहे थे कि भाई इंडिया हमला कर देगा, इंडिया करते हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ये बात बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान की आर्मी को भी पता है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, और पाकिस्तान के जो पिट्ठू सरकारें हैं उनको भी मालूम है कि वो भारत से 2 चीजों में पिछले 10-12 साल से वो खौफ की 2 वजह है शिवम। पहली वजह उनके खौफ की है भारत की प्रगाढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, और दूसरी जो उनकी परेशानी है, एक बहुत ज्यादा सुपीरियर आर्म्ड फोर्सेस। तो मैं ये कहता हूं कि पॉलिटिकल विल प्लस मिलिट्री कैपेबिलिटी, उससे पाकिस्तान की सेना, और क्योंकि उनको हार जीत से अंतर नहीं पड़ता, उनके सैनिक कितने मर रहे हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है शिवम, कि उन्होंने अपने सैनिकों के शव लेने से मना कर दिया। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, करगिल ये वजह
तो जब ऐसी ऐसी सेना है तो उसको कुछ ना कुछ करना करके दिखाना पड़ेगा, और उसको पता है कि ऐसी सेना का जो जवान है वो भी कहीं ना कहीं, बीच में हमने काफी खबरें सुनी थी कि इतने लोग छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सच थी या गलत उसके ऊपर मैं कमेंट करने नहीं, के लिए माथुर साहब एक पॉइंट ऐड बता करूंगा, इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा कि ये जब सैम मानेकशॉ की तरफ से मैंने कहीं देखा था कि भाई वो कह रहे थे कि जो पंजाब पाकिस्तान वाला हिस्सा है वहां पर जो फौजी अफसर है वो खुद को किसी बादशाह की तरह समझता है, और जो जवान होता है बिल्कुल उसको किसी नौकर की तरह जो है उसके साथ पेश आता है। और जब ये कभी एक साथ कभी कोई कंबाइन जब मिलने गए थे तो सैम मानेकशॉ को जब देखा था, यानी कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स भी थे वो भी तारीफ करते थे मानेकशॉ की, भाई कैसे जो है इज्जत दी जाती है, ये भारत की फौज से सीखा जाना चाहिए, कितना प्रोफेशनलिज्म है। और वो बात नहीं कर सकते अपने अफसर से, वो ऐसा ना कोई राजा से बात करे। मैंने बताई है आपको कि जिस प्रकार से 1971 में हमारी यूनिट कश्मीर में बांग्लादेश में थी, जिस प्रकार से वहां पर हमने उनके सैनिकों को ट्रीट किया था, हमारे एक मेजर कर्नल साहब बने, बाद में मेजर कृष्णा स्वामी कंपनी कमांडर थे, उनको आकर के कहा उन्होंने कि अगर आपका जैसा हमारे पास एक भी अफसर होता तो हमारी 93,000 फौज कभी सरेंडर नहीं करती। ये उनको कहा, ये वो पाकिस्तान का जवान समझता है। इसीलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम, ये कल भी मैं कह रहा था शिवम, पाकिस्तान की आवाम करेगी पाकिस्तान की सेना का जो भी करना है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का, और ये समय आ गया है। अभी आप देखें ये सिंध में जो परेशानी हो रही है कल पानी की, वो पानी की परेशानी इतनी पानी से रिलेटेड नहीं है जितनी इस बात से रिलेटेड है कि वो पानी जा कहां रहा है, वो पानी किसको डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं बताता हूं उसका क्या है कि वहां पर पाकिस्तानी सेना के सीनियर ऑफिसर्स ने और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स ने, पंजाबी सुन्नी मुसलमानों ने उस बंजर जगह पर एकड़ों जमीन खरीद लिए बिल्कुल कौड़ियों के दाम पर, और अब वो पानी वहां ले जाकर के उस जमीन की कीमत बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रही है, सिंध के लोगों को समझ में आ गई है, और ये अब पूरे जो चारों तरफ से मैं जो बता रहा था, चारों कोनों से उनके ऊपर दबाव बन रहा है पंजाबियों के ऊपर, और अगर ये सही समय रहते नहीं चेते तो आप देखिएगा कि बहुत जल्द बहुत सारे फल टूट के गिरने वाले हैं। कोई बलोचिस्तान होगा, कोई सिंधिस्तान होगा, कोई खैबर पख्तूनख्वा बनेगा, ये आप देखेंगे। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश करता हूं कि क्या होता है कि जब जैसे अब हम बात करें सीनियर ऑफिसर, तो जैसे ही आप पाकिस्तान की आर्मी में ऑफिसर बनते हैं, आपकी इतनी कीमत बढ़ जाती है कि आप उसका कोई सोच विचार नहीं कर सकते। तो उससे क्या हो रहा है कि अब पहले था कि अगर कोई किसी भी छोटे अफसर की बात नहीं होती थी तो कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी तरफ देख ले। आज ये हालत हो गई है। 2 साल पहले जब इमरान खान का तहरीके इंसाफ पार्टी जो है उसका जब वो निकल रहा था प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कोर कमांडर के घर में हमला किया। कोर कमांडर का घर पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर जगह है, और उस पे हमला हुआ। तो ये बात अब ये समझने की पाकिस्तान की सेना को जरूरत है कि अब आवाम समझ चुकी है, और अब इस डिजास्टर के बाद तो मैं बता रहा हूं आपको कोई छोड़ेगा नहीं। दूसरी चीज जो हमको और समझने की है ये है कि दबाव इनके ऊपर कहां से आएगा। दबाव इनके ऊपर उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आएगा जिनको कि ये लोग पाले हैं। आप देखेंगे कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर उनको कहेगा कि मेरा पूरा परिवार आपने मरवा दिया, उसका क्या बदला लिया आपने, मेरे को क्या मिला। हालांकि उसने 1-1 करोड़ रुपए हर एक के दिए हैं, बट उससे कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। तो वो लोग दबाव डालेंगे कि आप भारत से इसका हिसाब चुकाओ, और जब वो इस प्रकार का कोई प्रयास करेंगे तो वो अपने मुंह की खाएंगे। तो ये आपको ओवरऑल ये पिक्चर जो मैं बता रहा हूं वो यही है कि जो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी हाई हेडेड सुन्नी मुसलमान थॉट जब तक, और पंजाबी थॉट, वो जब तक नहीं जाएगा पाकिस्तान में हालात सुधरने वाले हैं नहीं। और ये बहुत जल्द, आप पानी का देखिए, जो पानी है वो सारा पंजाब में यूटिलाइज हो रहा है। सिंध में 40% पानी की कमी है, पंजाब में कुल 10-12% पानी की कमी है। तो जितना भी चीज है, चाहे वो बलोचिस्तान से आ रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा है, चाहे मंगला डैम से
बिजली निकल के आ रही है पीओजे में से और वापस वो जाती है वहां पर और 5 गुना 6 गुना ज्यादा कीमत में उन्हीं के लोगों के लिए बिक रही। ये चीजें लोगों को बिल्कुल चुप रही हैं। और मेरा ये मानना है कि इन चीजों को हमें हाईलाइट करने की आवश्यकता है। नहीं, हम ये नहीं तो चाहते, हमारी पाकिस्तान की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, उनकी आवाम को देखिए दुश्मनी बिल्कुल हमारी दुश्मनी नहीं है, दुश्मन है उनकी अपनी आर्मी। लेकिन दुश्मनी बिल्कुल नहीं है माथुर साहब। लेकिन कई चर्चाओं में बैठता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान को वापस लेना है कि नहीं लेना है, तो अगर बोलते हैं हाँ पाकिस्तान को वापस लेना है लेकिन वहां के लोग हमें नहीं चाहिए। वो लोग इतने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, इतने ज्यादा वो उनका दिमाग उधर चला जा चुका है कट्टरता की तरफ। मैं ये कहूं कि भाई उनको दोबारा अगर यहाँ भारत में लाया जाए, ये मुद्दा जो है मजहब का नहीं है, मुसलमान तो यहाँ भी है, मुसलमान वहां पर भी हैं, लेकिन जितना ब्रेन वॉश उनको कर दिया गया, जितना उनकी सोच को कट्टरपंथ और नीचे गिरा दिया गया, वो बेहद खतरनाक है। हाँ, मेरा ये मानना है कि आपको अब अखंड भारत के बारे में किस प्रकार से सोचना है वो देखा जाएगा। आप पहले उसके खंड तो करो, फिर उसके बाद देखेंगे अखंड भारत क्या होता है, कैसे बनता है। आप उनको तो खंड करिए, ठीक है, और वो होगा। और वही समय आ गया है, वो खंड होंगे, उसके बाद देखेंगे अखंड भारत का क्या हो रहा है। बिल्कुल ये कंफ्यूजन का दौर। देवनाथ जी आपसे मेरा ये प्रश्न, आप कुछ, आलोक जी आप कुछ कहना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, पहले आप करिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा माथुर साहब को, आने पाकिस्तान को मिला दीजिए, ये भारत है, सनातन है, अच्छों को हमने ठीक कर दिया, ये भी जिनके दिमाग फेर दिए हैं इनको भी हम ठीक कर देंगे। एक बार मिला तो लीजिए, बहुत दिन से ये अरमान जो कलेजे में ठंडक पड़े कि अब इसको एक बार मिला तो दीजिए। अखंड भारत की जो परिकल्पना थी उसको साकार तो कीजिए। इनको ठीक करने की बात है तो छोड़ दीजिए, हम लोग सक्षम है इनको ठीक करने में। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल बांग्लादेश भी मिले, हम सहिष्णुता का पाठ भी पढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन योर लिबर्टी एंड्स वेयर माय लिबर्टी बिगिंस। अगर आपने उसमें दखल अंदाजी की, आपको औकात में लाने की भी हम बिल्कुल काबिल। मैं तो कह रहा हूं कि भाई जो अखंड भारत का आपका सपना है वो बहुतों का सपना है, और साथ ही साथ इसमें बांग्लादेश और सारे बहुत से ऐसे इलाके हैं कि भाई वो सारे के सारे वापस आए, कभी ना कभी ये अवश्य होगा। केवल पीओके तक की जो बात है वो हम वहां पर रोक नहीं सकते, और ये आज थोड़ा ऐसा लगता होगा सुनने में। हाँ, शिवम जी, मैं एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा। ये बड़े बड़े डिफेंस के लोग हैं जिन्होंने बहुत लड़ाइयां भी लड़ी होंगी और बहुत सी चीजों से वाकिफ है। हर आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। अगर शिवम जी मैं आपको AK-47 दूंगा, कहूँ ही सामने खड़े 20 आदमी पर चला दीजिए, आप नहीं चला पाएंगे। मैं पाकिस्तानी अगर वो आतंकवादी है मैं चला दूंगा, वत साहब मैं चला दूंगा। बात कर रहा हूँ ये तो बहुत अच्छी बात नहीं, मैं एनसीसी में भी था, गन चलाई है मैंने, हथियार चला, SLR लोड करके चलाया है मैंने। नहीं, देवनाथ भाई इस बात से अग्री करेंगे कि किसी भी वेपन या किसी भी चलाने के लिए जिगरा चाहिए, बिल्कुल जिगरा भी चाहिए। वो जिगरा जो भारतीय जवानों के पास है वो विश्व में आज की डेट में किसी जगह की सेना के पास बिल्कुल नहीं। और ये मैं कहता हूं कि जिगरा ऐसे ही नहीं आता। मैं भी, मेरे परिवार में भी बहुत हाई रैंक्ड ऑफिसर्स रहे हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, और तभी वो खून जो आता है आप उसी की विचारधारा वो आप उसको आगे लेके चलते हैं। और जैसे अब देवनाथ जी का परिवार होगा, माथुर साहब का परिवार होगा, इनके परिवार में भी वो शौर्य बिल्कुल अपने आप आ जाता है, जेनेटिक्स में आ जाता है। भारत के लोग अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। माथुर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप My son is a serving lieutenant colonel in an infantry battalion. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। वो यही तो मैं कहना चाह रहा था कि भाई ये जोश, वो वत्स साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, हालांकि बहुत लाइटर नोट पे, कि भाई तुम चला पाओगे नहीं, बिल्कुल चला देंगे, लेकिन आतंकवादी सामने हो और वो एक्शन का मौका मिले। बिल्कुल हर कोई चाहता है फौज में क्यों ना सर्व किया जाए, बाकी कभी टेरिटोरियल आर्मी में मौका मिले तो जरूर। लेकिन देवनाथ साहब आपसे ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को लेकर एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पाकिस्तान के लिए हम हैं कि भाई हम उनको कभी भी कुछ भी करें ना करें, लेकिन पाकिस्तान के जो टर्मोइल है, जो वहां पर स्थिति बिगड़ती जा रही है, हमने कहते हैं ना जी एंटीबायोटिक दी जाती है। चलिए इसको थोड़ा सा डॉक्टर वाले लैंग्वेज में वत्स साहब बताते हैं तो मैं भी बताऊं कि भाई एंटीबायोटिक की डोज होती है, अगर आप उस कोर्स को पूरा कर लें तो वो मर जाते हैं, अंदर का बैक्टीरिया बीमारी जो भी है वो मर जाती है। लेकिन अगर उसको बीच में रोक दें और फिर वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाता है तो फिर वो डोजेस थोड़ी और हाई करनी पड़ती है। क्या कहीं हमने ऐसी कोई गलती तो नहीं करी है कि भाई एंटीबायोटिक जो है उसका पूरा कोर्स नहीं लिया है पाकिस्तान के लिए लिहाज से? शिवम,
पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। खासतौर से उत्तर भारत में तो बहुत ज्यादा है ये सवाल, एकदम गर्म सवाल है। देखिए, जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, इसका ध्येय बहुत ही क्लियर था, एम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि हमने बदला लेना है पहलगाम हमले का, और हमने दूसरी बात एक पाठ पढ़ाना है पाकिस्तान को जो कि उसको काफी समय तक याद रहे, बिल्कुल, ताकि वो फिर से दहशतगर्दों को भारत में ना भेजे। तो एक्सरसाइज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये दोनों एम बखूबी हमने हासिल किए, फौज ने बोलिए या भारत की सरकार ने। फेज 1 के दौरान हमने उनके जो आतंकवादी ठिकाने थे हमला किया, धराशायी किया, और उनको दिखा दिया कि बाकी जो 8-10 बचे हैं उन पर भी करते हैं। सिंदूर में 9 तारीख तक हम उस स्टेज पर पहुंच गए थे जहां हम पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उनके बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं, उन पर हमला कर रहे थे, रेडार इंस्टॉलेशंस पर हमला कर रहे थे। तो हमने पाठ भी पढ़ा दिया कि ये तो एक बहुत ही टोकन सर्जिकल स्ट्राइक हमने की है, कहीं पर एक ब्रह्मोस मारा है, कहीं पर 2 स्कैल्प मिसाइल मारी है बस, जबकि पीछे हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल 200 से ज्यादा हैं और पीछे स्कैल्प मिसाइल हमारे पास 200 से ज्यादा हैं। तो पाकिस्तान समझ गया कि अगर 1-2 ब्रह्मोस से 1-2 स्कैल्प मिसाइल से ही इतना नुकसान हो रहा है, तो 200 ब्रह्मोस और 200 स्कैल्प मिसाइल अगर इंडिया ने छोड़ दिए तो उनका क्या हश्र होगा। तो पाठ भी पढ़ा लिया है। आप देखिए, पिछले 10 मई के बाद से पाकिस्तान हरकत नहीं कर रहा है। 10 मई के बाद से वहां से भारत विरोधी जो वक्तव्य आ रहे हैं वो सरकारी तौर पर नहीं आ रहे हैं। भारत विरोधी वक्तव्य उनका कोई पॉलिटिकल लीडरशिप भी नहीं दे रहा है। और तो जो छुट भैया थे ना इधर गली मोहल्ले के लीडर टाइप, उन्होंने भी सोशल मीडिया में भारत विरोधी बयान देने बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको सबको कह दिया कि भैया शांत रहो, भारत को अभी छेड़ो मत, छेड़ोगे तो वो सिंदूर 2.0 चालू हो जाएगा। अभी चल भी रहा है, ऑपरेशन चालू है। बिल्कुल, आगे बोलिए साहब। हाँ, तो हो ये रहा है कि पाकिस्तान को हम लोग सीधे रास्ते पर ले आएंगे। पाकिस्तान की अपनी इंटरनल कमजोरियां बहुत सारी हैं, और जैसा कि बाकी सारे पैनलिस्ट ने कहा कि हम पाकिस्तान को उसकी हालत पर अगर छोड़ दें और बीच बीच में थोड़ा सा दबाव डालते रहें, जैसे कि अभी हमने सिंधु वाटर एग्रीमेंट को थोड़ा ठंडे बस्ते में दिया है। बिल्कुल, हम चाहें तो पाकिस्तान के शेयर मार्केट को लड़खड़ा सकते हैं, इतनी फाइनेंशियल रिजर्व हमारे पास है। हम चाहें तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पाकिस्तान के जो बॉन्ड है उसकी कीमत को क्रैश करा सकते हैं। अगर हम चाहें आज तो पाकिस्तान की जितनी शिपिंग लेन्स हैं या एयरलाइंस ऑपरेशंस हैं उनपे हम साइबर अटैक करके बाधा पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह के दूसरे तरीके से ही पाकिस्तान लड़खड़ा जाएगा। देवनाथ जी, आपकी बातें जो सुन के ऐसा लग रहा है कि ये अगर क्लिप कट के चली गई ना पाकिस्तान में, तो डर क्या होता है तो दिखाएंगे भाई ये सुनो, ये कर सकता है भारत, ये डर होता है, और ये खौफ में उनके मिलिट्री को बताया जाएगा कि भाई उतना ही करना है जितना जरूरी, उससे ज्यादा करेंगे। तो ये देवनाथ साहब की आप बात को सुन लो और समझ लो कि क्या किया जाएगा। आपके पॉइंट को लिया, एक बाकी मेहमानों से भी मैं एक एक करके सभी से पॉइंट्स लूं। संजय श्रीवास्तव जी, एक महत्वपूर्ण बात ये समझने की है, कहा जा रहा है कि मित्र देशों की यात्रा पर जाएंगे शहबाज शरीफ। ये किस डिलेमा में व्यक्ति रहता है कि आप सोचिए, एक कॉन्स्टेंट फियर ऑफ या तो बीइंग किल्ड, या मार दिए जा सकते हो, या फिर अपनी गद्दी से हटा दिए जा सकते हो। मैंने सुना है कि भाई मुशर्रफ के दौर पे तो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता रहेगा जब तक पेट्रोल नहीं खत्म हो जाएगा। इस तरीके की स्थितियां भी होती थी कि भाई मारना, डराना। और भाई अगर इतना ही सब कुछ है तो और भी ऑप्शंस हैं कि भाई जरूरी है आपको प्राइम मिनिस्टर रहना है, प्रेसिडेंट रहना है, आप करिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए, और फौज को ही डिक्लेयर कर दीजिए बड़ा क्लियरली। ये किस तरीके का रिलेशनशिप है वहां पर, अगर एग्जैक्टली इसको समझना हो, फौज का और सरकार का? ये सब दिखावटी है या फिर फौज एज अ शील्ड यूज कर रही है सरकार को कि भाई आगे कम से कम मुझे, अगर सरकार रहेगी तो कम से कम दुनिया ये तो नहीं कहेगी कि भाई फौज चला रही है? ये बिल्कुल आपने सही कहा, और जैसा कि हम इसको लगातार कहते भी रहे हैं, हम सभी इसको कहते हैं कि राष्ट्रों के पास सेनाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है, और वो जो देश है वो सेना के कब्जे में है। वहाँ की जो जमहूरियत है, जहाँ का लोकतंत्र है, वो दिखावे का लोकतंत्र है, फेक डेमोक्रेसी है, फ्रॉड
डेमोक्रेसी है और वहां पे जो इलेक्शंस होते हैं सभी मैनिपुलेटेड इलेक्शंस होते हैं। यदि शिवम जी आज की डेट में यदि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आप करा लें तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के पद पे होंगे और बहुत ही मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ वो वहां पे बैठेंगे। लेकिन ये जो आर्मी के जो जनरल्स हैं, ये जो मुल्ला मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर, जाहिर है कि इमरान खान से भारी दबाव में रहते हैं और विशेष रूप से इमरान खान के साथ तो मुल्ला मुनीर का बहुत ही एक कड़वा 36 का आंकड़ा हो गया। लेकिन श्रीवास्तव साहब, एक आपके बात पे मैं एक पॉइंट ऐड ही करूंगा, आप आगे बोलिएगा कि भाई इमरान खान की दाद देनी पड़ेगी और उसके समर्थकों की दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, जो आंदोलन उन्होंने किए, उन्होंने फौज को भी ज्यादा ये नहीं समझा कि फौज कुछ कर लेगी, हमारा बिगाड़ लेगी। कम से कम समर्थक तो थोड़े ईमानदार थे। देखिए, इमरान खान ने ये जो हिम्मत दिखाई है उसके पीछे कारण ये है कि इमरान खान ये जानते हैं कि वो बेहद पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय नेता है वो, और उनके पीछे एक जनता की जो पूरी आवाम है, जो आवाम की जो पूरी फोर्स है वो उनके साथ खड़ी है। सेना की जो जनरल्स होंगे, उनके सैनिक होंगे, लेकिन जो जनता की जो ताकत है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और इसी वजह से उस अपने जज्बे को वो बनाए हुए हैं। जेलों में रह करके भी जो है लंबे समय तक जो है जेल में रह करके भी अपने जज्बे पर कायम है और उनके ऊपर तो अभी ऐसे ऐसे केसेस हैं कि उनको फांसी की सजा भी हो सकती है। सेडिशन की चार्जेस हैं, देशद्रोह के आरोप हैं और यदि वो कन्विक्टेड हो जाते हैं तो उनको फांसी के फंदे पर भी लटकाया जा सकता है। तो ये जो 150 से भी ज्यादा केसेस हैं, केसेस की संख्या लगातार बढ़ती गई है। लेकिन एक मैं बात अवश्य कहना चाहता हूँ इमरान खान के बारे में कि इमरान खान भले से ही वो इस बात को दिखाने की कोशिश करें कि वो एक रिवोल्यूशनरी लीडर है, वो एक जमहूरियत में मजबूत करने चाहते हैं, लेकिन इमरान खान की जो पूरी आप उनका जो पिछला इतिहास देखिए तो वो भी सेना की मदद से ही सत्ता पे आए थे। जनरल बाजवा ने ही इमरान खान को सेना पर प्रधानमंत्री पद पर बिठाया था और जब उन्होंने अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की और जब उन्होंने अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की कि वो भी इस पाकिस्तान के सिस्टम में उनका भी कोई वजूद है, प्राइम मिनिस्टर पद का भी कोई महत्व होता है और DGISI के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो उनके पास फाइल आई थी उस फाइल को उन्होंने 15 दिनों तक दबा लिया। तो ऐसे में जनरल बाजवा ने उन्हें आईना दिखा दिया कि अब आपका ये असली जो आपका स्थान है वो ये है और आपको अपने पद से भी उनको हटना पड़ा और इस समय वो जेल में मौजूद है। 150 से भी ज्यादा केसेस हैं। तो पाकिस्तान में जो भी वहां पर जमहूरियत के जो लीडर्स हैं उनके अंदर जिस तरीके का एक कमिटमेंट पूरी डेमोक्रेसी के लिए होना चाहिए उसमें भी कमी दिखाई देती है। इमरान खान जरूर पॉपुलैरिटी की वजह से अपने जज्बे पर कायम है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो भी जो है सेना के साथ वो कॉम्प्रोमाइज उन्होंने पहले भी किया था और आज भी वो वर्तमान समय में चूंकि पॉपुलर है इसलिए उनको लगता है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी के बल पर आ सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो जमहूरियत के जो नेताओं के और सेना के बीच के जो संबंध हैं वो इसी तरीके के हैं कि जैसे कोई एक बड़ा जो दमदार जो एक मालिक होता है और उसके मातहत अनेक उसके जो सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं। लेकिन संजीव जी एक बात, एक पावर है जो रियल पावर है वो फौज के पास है। लेकिन अगर नवाज शरीफ के परिवार की बात करें तो भाई ये बहुत वेल्दी हैं, बहुत अमीर हैं और बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से हैं पाकिस्तान के। इनका बिजनेस है, इत्तेफाक ग्रुप जो है इनका ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये स्टील है, टेक्सटाइल, शुगर कह लीजिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये रखते हैं। यानी कि ये भी बहुत पावरफुल फैमिली के रूप में कह लीजिए या फिर बिजनेस हाउस के रूप में आप कह सकते हैं इसको, वन ऑफ द रिचेस्ट आप समझ सकते हैं वहां पर मौजूद हैं। अब इनसे ये तो फिर नेक्सस की श्रेणी में आया ना कि भाई पहले भाई आएगा फिर दूसरा भाई आएगा। नहीं, पावरफुल तो है लेकिन पावरफुल के होने के साथ साथ वो करप्ट भी हैं। हाँ, वो तो क्राइटेरिया मैच होता है, मतलब आर्मी के साथ मैच हो रहा है। अच्छा, उन्होंने सभी ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, सेना के साथ गठजोड़ कर रखा है। सेना के साथ वो जो एक रिलेशनशिप है कि आप ही सब कुछ हैं और हम आपके मातहत कार्य करेंगे, ये इस तरीके के समझौते वाले नेता है, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे वो इमरान खान हो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई अभी ऐसा कोई नेता है कि जो कि रियल तरीके से वो जमहूरियत की बात या रिवोल्यूशनरी बात वो कर सकता है या उस तरीके का जज्बा रखता है। उस तरीके के लीडरशिप की जो कमी है वो पाकिस्तान में हमेशा से रही है और यदि कभी किसी ने सिर उठाने की कोशिश की तो जाहिर है कि या तो उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया
या उसे जो हर तरीके की प्रताड़ना दी गई या पतली गली दिखा करके विदेश भेज दिया गया, इस तरीके की भी वहां पर जो स्थितियां। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो कि जमहूरियत का जो भविष्य है वो कहीं से भी बेहतर दिखाई देता है, और वर्तमान समय में जो वहां पर स्थितियां हैं बहुत दयनीय है। लेकिन एक बात मैं माथुर साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो पाकिस्तान की आवाम है उसके अंदर का जो असंतोष है, जो गुस्सा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और भारत ने ये जो कॉस्ट इम्पोज की है, कंप्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स किया है, मिलिट्री स्ट्राइक की वजह से जो पाकिस्तान की सेना की विफलता सामने आई है, और साथ ही साथ अब वाटर क्राइसिस को लेकर के जो वहां पर असंतोष पैदा होगा, इलेक्शंस जो वहां पर फ्रॉड इलेक्शंस कराए गए थे उसको लेकर के तो जनता में बहुत पहले से असंतोष रहा ही है। तो अनेकों जो असंतोष और जो एक गुस्से की जो भावना है वो पाकिस्तान की आवाम में बहुत ही दबी पड़ी है। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में स्थितियां बिगड़ेंगी, ये जो जनता का जो गुस्सा है वो और अधिक सड़कों पर आएगा, और ये पाकिस्तान में जाहिर है कि एक बड़े क्रांतिकारी चेंजेस की तरफ, मैं नहीं जानता कि उसके बाद क्या होगा। हो सकता है कि पाकिस्तान कई भागों में विभाजित हो जाए, ये भी इस बात की ज्यादा संभावना दिखाई देती है। लेकिन जो वहां पर जनता का जो गुस्सा है, आवाम का जो अपनी जो संकट है, जो जिस तरीके की समस्याएं वो फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी जो भावनाएं हैं वो जिस दिन सड़कों पर आएंगी वो सेना वहां पर संभाल नहीं पाएगी। सेना के जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा आगे आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण दिखाई देते हैं। इनके जनरल मुनीर को लग रहा होगा कि वो फील्ड मार्शल बन करके फिर से अपने आप को रीअसर्ट कर लेंगे, या वो तख्ता पलट करके वो पूरी स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे, तो मुश्किल है। लेकिन वो ऐसा होने वाला नहीं है। और वहां पर स्थितियां ऐसी अगर बिगड़ती गई तो ये पाकिस्तान के अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि ये विखंडन का कारण बनेगा, कई भागों में ये पाकिस्तान विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे इसको अब पॉलिटिकली समझा जाए तो मैं वत्स साहब आपके पास आना चाहूंगा। अब पॉलिटिकली इसको भी थोड़ा समझना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार जैसे पहले डील करती थी, आपने काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक करियर में आप भी रहे हैं और आपने ऑब्जर्व भी किया है, पहले जिस तरीके से पाकिस्तान को डील किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो उसका असर भारत में हो सकता है, होता भी है। अब वहाँ चाहे इमरान खान आए तो उस पर भी भारत की नज़र है, अब शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए तो उस पर भी नज़र है। तो अब किस लेवल पर रिलेशन जिस तरीके से ख़राब हुए हैं वो तो पाकिस्तान की गलती है, लेकिन आप सरकारी सोच के हिसाब से अगर आप बताएं तो जो सरकारें भारत में रहती हैं वो कैसे मॉनिटर करती हैं और किस अंदाज में रिश्तों को सोचा जाता है कि नहीं इसको आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, अभी के सिनारियो को एक्सप्लेन करते हुए, ताकि पता लगे कि भाई नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से कोई रिश्ता आगे भी रहेगा कि नहीं रहेगा। आलोक जी। हाँ जी। पाकिस्तान को किसी भी तरीके से अब उस पर विश्वास करना भारत के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। वहां पर कोई भी शासन आए पकड़ सेना का ही रहता है, और मैंने उदाहरण दिया, बिल्कुल, दिस इज हैपनिंग सिंस 1958, और अब हम सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो आतंकवादी गतिविधियां करके वो हमें विध्वंस करने की कोशिश कर रहे थे, अगर उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई की या इस तरीके का कोई नाजायज हरकत किया तो हमें उनको एक बहुत तगड़ा लेसन देना पड़ेगा। यह आवाम की भी आवाज है। जनता बिल्कुल इस बात को करने के लिए पूरी तरीके से हुकूमत के साथ खड़ी है, धर्म जाति सबसे ऊपर उठकर। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को किसी भी रूप में क्षति पहुंचाई तो हमें पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये आवाम की आवाज। आप सड़क पर के आदमी से पूछें वो कहेगा पाकिस्तान को आप सबक सिखाइए। बिल्कुल, बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश को हमने बनाया आज वो हम ही पे आंख तरे रहा। आप बताइए। वो थोड़ा चीन से धक्का लग जाता है ना, उनको चीन से सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा पाकिस्तान कह देता है हम भी आपके साथ में हैं, मजहब की बात कर देते हैं, दो चार लोग बैठ जाते हैं। शेख मुजीब, आज आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में महात्मा गांधी की प्रतिमा को हम तोड़ दें सारी जगहों पे? कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और वो देखिए फादर ऑफ द नेशन को ही भूल गए। क्या हाल किया? बिल्कुल, वहां शेख मुजीबुर रहमान के मूर्ति का क्या हाल किया? आज क्या वक़्त रह गई है उनकी बांग्लादेश में? पाकिस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सही बात है, वो प्यादे हैं सेना के लोगों के हाथ में। बिल्कुल।
आज इमरान खान की बात पिछले 4-5 दिनों से बहुत उछल के आ रही है। इमरान खान सत्ता में थे तो कौन सा दोस्ताना संबंध उन्होंने भारत से किया था? वो भी तो उन्हीं वही भाषा बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पर वो मजबूरी है वत्स साहब, वो एक मजबूरी भी है शायद। तो फिर, हाँ फिर जब कोई स्कोप ऑफ ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक तो यूनिफिकेशन की बात कहां से हो सकती है? अब तो यही है कि कैप्चर हो जाए और कहानी खत्म हो जाए। कैप्चर अब ऐसे ही बलूचिस्तान त्राही कर रहा है, अपना झंडा बना लिया। बिल्कुल, पीओके के लोग अपना तैयार, सब तैयार, दोनों हाथों से नहीं, चारों हाथों से तैयार है हिंदुस्तान में मिलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनका बस चले तो फ्रॉक से भी ज्यादा बड़ा जंप लेके वो हिंदुस्तान की तरफ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, होगा धीरे धीरे सब कुछ होगा। माथुर साहब भी कुछ, माथुर साहब आप कुछ ऐड ऑन करना यहाँ पर चाहते हैं, आप ऐड ऑन करिए। लेकिन एक तो बातें बताना मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि ठीक होगा। देखिए, बांग्लादेश गहराई में जाके समझने की आवश्यकता है। जितना रक्तपात और जितना मार काट जब भंग हुआ था तब हुई थी, और भारतवर्ष का जब विभाजन हुआ 1905 और 1947, 2 सालों की बात कर रहा हूं मैं, 1947 में भी जितना ज्यादा मार काट पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान के साथ जो आज बांग्लादेश है वहां हुई थी, उतनी पश्चिमी पाकिस्तान में नहीं हुई थी। तो ये जो इशू है बांग्लादेश का, वो बहुत डीप रूटेड है। इसका हम सुपरफिशियली इसका कोई इशू नहीं निकाल सकते। आप देखेंगे जो बंगाली मुसलमान है वो भारतीय हिंदू के खिलाफ पंजाबी मुसलमान से कहीं ज्यादा खिलाफ था। तो इसको उस लाइट में भी देखने की आवश्यकता है कि वो 71, और वहां का नारा शुरू से यही लगा कि आप 71 भूल जाइए, 47 याद करिए, 1905 याद करिए। तो ये एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हम शेख मुजीब की बात कर रहे हैं, ये शेख मुजीब वही हैं। हम तो अब 2025 की बात कर रहे हैं। उनको आजादी 2000, उन्होंने लिबरेशन बांग्लादेश का 1971 में हुआ, और 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल, तो ये तो बात अभी शेख मुजीबुर रहमान की बात अब करने का मतलब ही कोई नहीं है। विदिन 3 इयर्स जिसने जो फादर ऑफ द नेशन है, जिसने देश बनाया, तो लिबरेट करवाया, उसके पूरे परिवार को आपने खत्म कर दिया। ये शेख जो अभी प्रधानमंत्री भारतवर्ष में बैठी हैं, वो इसलिए बची थी कि वो समय बांग्लादेश में नहीं थी, वरना वो भी 18 लोग उस परिवार में गए थे। That was 1975। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 3.5 साल बाद। तो ये इसकी जो ये चीज है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसको उस लाइट में समझने की जरूरत है। तो बांग्लादेश के ऊपर हम बहुत ज्यादा जल्दी जंप ना करें, पहली बात। दूसरी चीज ये होती है कि जहां तक पाकिस्तान में, एक आपको तथ्य बताता हूं, पाकिस्तान में जैसे भारत और पाकिस्तान ये जो अपने आर्मी चीफ्स बनने शुरू हुए, लगभग इकट्ठे बनने शुरू हुए। हमारे 32 बन चुके हैं, उनके सिर्फ 15 बने हैं। वजह यह है कि हर बंदा जो आर्मी चीफ बनता है वो अपनी टेन्योर बढ़ाने के चक्कर में रहता है, या वहां का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनने के चक्कर में रहता है, डिक्टेटर बनने के चक्कर में रहता है। और यही अंतर है दोनों सेनाओं में। और ये अंतर समझना बेहद महत्वपूर्ण था, आपने अच्छा समझाया। अंत के बिल्कुल करीब आ रहे हैं। देवनाथ जी, आपसे मैं ये प्रश्न लेना चाहूंगा कि भाई इमरान खान यहां पर ये बात तो जरूर कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से बात नहीं करनी, इनसे बात नहीं करनी, उनसे बात नहीं करनी है, आसिम मुनीर से बात करनी है, लेकिन मजाक भी उनका उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि भाई ये फील्ड मार्शल इन्होंने खुद को बनाया, इनको खुद को राजा कह देना चाहिए। तो ये अब इनका भी रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी एक प्रश्न है। क्या कोई बात है नहीं, या फिर आगे ये ऑफर भी मजाक है कि भाई आपसे बात करूंगा, कुछ होगा? शिवम, इमरान खान का क्या होगा ये 50% पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड करेगी और 50% अमेरिका डिसाइड करेगा। जिस दिन अमेरिका को लगेगा कि शहबाज शरीफ जो हैं और यूजफुल नहीं रहे, तो शायद अमेरिका की तरफ से ये हिंट आ जाएगा पाकिस्तान की आर्मी को कि इमरान खान को वापस लाओ और इंस्टॉल करो और उसे इस्तेमाल करो। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये संजीव श्रीवास्तव जी, अब आपके भी फाइनल कमेंट्स में अगर आप कुछ कहना चाहें कि भाई इमरान का कभी हम ऐसा देख सकते हैं कि वापस जेल से छूटना होगा, या ऐसा कुछ होगा, और या फिर ये और डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, या कुछ और आपका लास्ट का एनालिसिस? नहीं, मेरा भी ऐसा मानना है कि इमरान खान कम बैक कर सकते हैं, वापसी हो सकती है इमरान खान। और हमने ये पाकिस्तान के इतिहास में देखा है कि जो नेताओं को अपनी सुविधा के अनुसार वहां की आर्मी इस्तेमाल करती है। वर्तमान समय में यदि इमरान खान इस पूरी पाकिस्तान की जो बिगड़ती हुई सिचुएशन को अगर वो डील करने में आर्मी के साथ अगर वो
किसी तरीके का सहयोग करते हैं। और जाहिर है कि ऐसे में यदि ऐसा कुछ होता है तो इमरान खान को आर्मी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, जो कि वर्तमान समय में अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से ऐसा करने के मूड में दिखाई नहीं देते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि ऐसी स्थितियां वहां पर बिगड़ती जाती हैं और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से और भारत ने जो कंप्रेहेंसिव कॉस्ट इंपोज की है उसकी वजह से वहां के आंतरिक हालात बहुत खराब हैं। तो ऐसे में जो वहां की सेना है वो एक कंप्रोमाइज फार्मूले के तहत एक इमरान खान के साथ डील कर सकती है और उनकी सत्ता में वापसी हो सकती है। ये संभावना मैं अवश्य देता हूं। लेकिन उसके लिए इमरान खान को भी अपने आप को अपनी जो कड़ी शर्तें हैं उस पर झुकना पड़ेगा और सेना के मातहत रह करके ही वो काम कर सकते हैं। सेना के ऊपर वो जाने की कोशिश करेंगे तब कुछ नहीं होने वाला, तब उनको जेल में ही रहना होगा। और लेकिन अगर पाकिस्तान की पूरे हित की अगर बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कोई डील हो सकती है, ऐसी संभावना मैं अवश्य देखता हूं। बिल्कुल।